देश में ऑक्सीजन की हालत पर पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक जारी, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कर रहे हैं चर्चा। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी की महिला ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रितु सिंह से बदसलूकी के मामले में एक्शन, मुख्य आरोपी यश वर्मा गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला उम्मीदवार को अगवा करने की कोशिश, जेठ की हत्या, बीजेपी उम्मीदवार और समर्थकों पर लगा आरोप। यूपी के संभल में मंदिर में सो रहे साधु की बेरहमी से हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार। देश में एक दिन में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 911 लोगों की जान गई। मुंबई में फिर वैक्सीन का संकट, सरकारी सेंटर्स पर आज नहीं लग पाएगी वैक्सीन, तमाम लोग वापस लौटे। ठाणे के बदलापुर वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा, बीजेपी शिवसेना कार्यकर्ता आपस में भिड़े, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। कल्याण सिंह की सेहत में हो रहा है सुधार, पोते संदीप सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी, पीएम ने कहा पूरा देश कर रहा है प्रार्थना। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों की बैठक, आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी होंगे शामिल। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस की आज दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई, पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति हैं आरोपी। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद, आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार। दिल्ली में बदमाश बेखौफ, बड़ा हिंदुराव इलाके में बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई, 2 राहगीरों की मौके पर मौत। नागपुर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, जगह जगह जलभराव, घरों में भी घुसा पानी। हैदराबाद में भारी बारिश के दौरान बाइक सवार जोड़े पर गिरा होर्डिंग, बाल बाल बचा, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। तेज प्रताप यादव ने शुरू किया अगरबत्ती का कारोबार, कंपनी का नाम रखा एलआर। नेपाल के नारायण घाट में भारी लैंडस्लाइड, चपेट में आई स्कॉर्पियो कार, नदी में गिरने से बची गाड़ी, 2 लोग घायल हुए। न्यूयॉर्क में भारी बारिश, सड़कों और सबवे में भरा पानी, बचाव कार्य जारी। चेक रिपब्लिक में भीषण आंधी तूफान, 7 शहरों और कई गांवों में तबाही हुई। स्वीडन में हादसे का शिकार हो गया विमान, विमान में सवार सभी 9 लोगों की दर्दनाक मौत। जो बाइडेन का ऐलान, अफगानिस्तान में युद्ध के लिए सैनिक नहीं भेजूंगा, अफगान लोग खुद अपना भविष्य तय करें। ट्रंप के बयान पर फिर मचा बवाल, इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर की तारीफ की, बताया 1930 की बड़ी उपलब्धि। दक्षिण अफ्रीका में भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने खुद को पुलिस के हवाले किया, अब जेल की सजा काटेंगे। और भारत श्रीलंका सीरीज से पहले 8 श्रीलंका के बैटिंग कोच कोरोना पॉजिटिव, ग्रांट फ्लॉर हैं बैटिंग कोच। दिल्ली अब तो मैम बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, और किराया उतनी सैलरी नहीं है जितना किराया लग जाता है। मोटरसाइकिल छोड़ के साइकिल लेने का मन कर रहा है। अब 2000 का लगता था, 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये का लगता है। मुंबई तो 100 रुपये तो अभी क्या करना, डालना तो गाड़ी में तो डालना ही पड़ेगा, फिर पैसे तो हमको मिलेगा नहीं। लखनऊ तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा और सैलरीज भी बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गया। इतना तो कभी भी नहीं बढ़े, ये कम से कम 25,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा है। पटना महंगा
हो रहा है हम लोग के लिए बहुत दिक्कत वाली ये चीज है। लॉकडाउन में काम धंधा सब बंद। रांची। आम पब्लिक का जेब सिर्फ खाली हो रहा है और आम पब्लिक त्रस्त है इस चीज के लिए। तो हम लोग को तो लगता है कि अब गाड़ी फेंक देना है, हम लोग को बड़ा वाला साइकिल ले ले वही बेहतर होगा। भुवनेश्वर। उनको भी समझना चाहिए कि आम जनता कितना प्रॉब्लम में है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम भी तो कॉमन पीपल ही। हम गवर्नमेंट को ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पेट्रोल को ध्यान कर रखकर कुछ कमाना चाहिए सबके लिए, सबके अच्छा के लिए। तो देखिए, त्राहिमाम मचा हुआ है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी बेहाल है। कुछ तो करो सरकार, ये आवाज उठ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री शरद कोहली भी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानव यादव हमारे संवाददाता हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली की ताजा हालत के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। पूर्णिमा मिश्रा हमारी एक और सहयोगी, वो पहुंच गई हैं यूपी के नोएडा। और किचन का बजट कैसे बिगड़ा है, इस महंगाई की मार कैसे झेल रही हैं गृह लक्ष्मियां, आज पूर्णिमा मिश्रा ये हमें बताएंगी। लेकिन फिलहाल शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। महंगाई पर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी क्यों हो रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पंजाब में किसानों ने भी बढ़ती महंगाई पर विरोध जताया है। तेल के बढ़ते दामों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही हैं सड़कों पर उतरकर, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी हुई है आग और सीएनजी और पीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में आम आदमी पर यह जो महंगाई की मार पड़ रही है, इसको लेकर ऑपोजिशन पार्टीज ने भी हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ। और हम सब ये जानते हैं किसान आंदोलन पिछले 7 महीने से लगातार चल रहा है। किसान भी महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कई जगहों पर नजर आ रहे हैं। तो ये आपने देखा सड़कों पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो आसमान तक कैसे दाम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात यह कि एक साल में ये तमाम सामान कितने महंगे हो गए हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। सरसों तेल की कीमत आप देखिए 120 रुपए प्रति किलो थी 2020 में, और आज की तारीख में 170 रुपए प्रति किलो तक कीमतें पहुंच गई हैं। तो ये कुल मिलाकर, और ये देखिए यहां पर सोया ऑयल की अगर हम बात करें 100 रुपए प्रति किलो था, 157 रुपए किलो से भी ज्यादा कीमतें हो गई। सूरजमुखी का तेल 110 रुपए किलो था 2020 में, आज की तारीख में 175 रुपए किलो तक मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ये आंकड़े, ये प्राइस रेट हम आपको बता रहे हैं। मूंगफली का तेल 145 रुपए प्रति किलो था, आज की तारीख में 180 रुपए किलो है। पाम ऑयल 85 रुपए किलो मिलता था, 140 रुपए मिल रहा है। उड़द की दाल की अगर बात की जाए तो ये 100 रुपए किलो मिलती थी, 110 रुपए किलो आज की तारीख में हो गई है। इसके दाम भी बढ़े हैं। इसके अलावा चावल, गेहूं, दूध सब महंगा हुआ है। चावल 29 रुपए प्रति किलो जो मिलता था वो आज की डेट में 35 रुपए किलो है। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से दाम भी ज्यादा है। गेहूं 22 रुपए किलो तक मिल जाता था, आज की तारीख में भी 22 रुपए ही मिल रहा है, शुक्र है। दूध 45 रुपए मिलता था, 2 रुपए अभी हाल में ही 2 रुपए प्रति लीटर की इजाफा हुआ है कीमतों में, 47 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। प्याज 20 रुपए थी, आज की तारीख में 29 रुपए मिल रही है। हर चीज के दाम बढ़े हैं और यही वजह है कि इस बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को बखूबी समझते भी हैं। अग्रवाल साहब, आखिर कितना अत्याचार, और कहीं तो जाकर रुकेंगे ना? देखिए, ये जो कमोडिटी प्राइस हैं खाद्यान्न के, वह तो मॉनसून के आने के और नई फसल के साथ ठीक होंगे, लेकिन जो पेट्रोल से जुड़े हुए पेट्रोलियम पदार्थ से और जिन पे हम आयात करते हैं, पाम ऑयल और ऐसे खाद्यान्न के ऑयल जो विदेशों से आते हैं, उनमें समस्या है। लेकिन जो सरकार इस इन्फ्लेशन के बारे में सोच रही है, आरबीआई भी कर रही है, लेकिन जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है सरकार ने बैंकों के द्वारा और जो अलग अलग पैसा
सब लोगों के पहुंचाने के योजनाओं के द्वारा, तो उसके कारण भी इन्फ्लेशन अपने आप में बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो इन्फ्लेशन फिगर है वो 6.3% ही है। तो जो आरबीआई की रेंज है उसके अंतर्गत ही है। सरकार के ध्यान में यह महंगाई की चीजें हैं, पेट्रोल और गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये जिन आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी को कैसे समझाएंगे? इस वक्त जेब पर जबरदस्त मार पड़ रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, और ये महंगाई जो है ये इन आंकड़ों के जरिए नहीं, वास्तविक जीवन में हमको, आपको, सबको नजर आ रही है। इस पर तो काबू पाने की उम्मीद सरकार से करें या ना करें? नहीं, करना ही चाहिए, सरकार का काम है। सरकार इन्फ्लेशन को, महंगाई को की फिगर्स को ध्यान में रखते हैं। लेकिन मैं आपको उसी आंकड़े, जो आप आंकड़े बता रहे हैं, उन्हीं की मैं सामूहिक आंकड़ों की जो सीपीआई इंडेक्स है उसका मैं बता रहा हूँ। रेंज है 6.3%। वह आरबीआई की अपर रेंज पे है, लेकिन अभी भी जो महंगाई की दर के अंतर्गत है जितनी एक्सपेक्टेड है, और जो इकोनॉमी के लिए एक तरीके से अभी के समय में थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि कोविड के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो सारी तरीके से बंद है, सप्लाई चेन बंद है, बहुत सारी। अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और राहुल गांधी ने भी क्योंकि महंगाई पर हल्ला बोला है, कहा है महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी। अंशुल अभिजीत, ये बताइए, यूपीए के जमाने में जो महंगाई डायन याद आती थी वो अब दोबारा से याद आने लगी है। महंगाई डायन एक बार फिर खाए जाते है, इलाज क्या है? नहीं भाई, समीर भाई आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उस समय थोड़ी महंगाई थी, लेकिन उस समय रोजगारी भी थी, वहां पर उस समय उत्पादन भी था, हमारा विकास दर 8 तक पहुंच गया था। अब सब कुछ गिर गया है, एक तरह से स्टैग्फ्लेशन हो रहा है। मेरे माननीय तर्जुमान बीजेपी के तो ये जानते होंगे कि अब ये एक तरह से एक मंदी जमा महंगाई है, एक तरह से स्टैग्फ्लेशन है, क्योंकि आप सरकार में कोई अर्थव्यवस्था, कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स तो समझता ही नहीं, वो जानते ही नहीं क्या करना है। उन सरकार का ये दायित्व बनता था कि सीधा पैसा डीबीटी के जरिए लोगों के हाथों में पहुंचाए, लेकिन वो चावल और रोटी की राजनीति कर रहे हैं, जैसे और किसी गरीब, जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उनको और चीजों की जरूरत ही नहीं, और चावल रोटी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। ये गरीब लोगों का अपमान था। सरकार की ये जरूरत है। सबसे पहले तो देखिए, अब एक नए ये मंत्री आए, मंत्रालय उन्होंने संभाई, तेल मंत्री के, उनका इस्तकबाल हुआ किस तरह से, उनका स्वागत किस तरह से हुआ कि तेल की कीमतें और बढ़ गई उस दिन, परसों कल के दिन उनकी तेल की कीमतें और बढ़ गई। इस तरह आप जानते हैं कि 4 मई से तेल की कीमतें यहां पर 10 रुपए से ज्यादा हो गई हैं, और डीजल की कीमतें करीब 9 रुपए तक पहुंच गई हैं। गरीब आदमी करेगा क्या? इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है समीर भाई, आप जानते नहीं कि इससे और सारी कीमतें जिनका आपने सब जिक्र किया, और ये जो दुख भरी कहानी आपने सुनाई, ये पीड़ा, ये दर्द और ये बेबसी की जो स्टोरीज आपने इस वक्त चलाई, तो ये हकीकत है वो इसलिए क्योंकि सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर ही नहीं रही है तेल पे। बहुत सारे हमने ये ऐसे हल निकाले हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को समझती नहीं है। इस बार मंदी भी है, बेरोजगारी भी है, संक्रमण है, सब कुछ है। देखिए, मैं एक बात कह देता हूं, ये जानते भी होंगे कि अर्थव्यवस्था में एक नियम होता है, उस नियम का नाम है फिलिप्स कर्व। जब महंगाई बढ़ती है तो उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, रोजगारी भी बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, लेकिन ये इससे विपरीत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ शरद कोहली साहब मौजूद हैं। कोहली साहब, अब आप जरा चर्चा में आ जाइए और बताइए कि सॉल्यूशन है क्या, क्योंकि आरबीआई भी ये मान रहा है कि हमारा फोकस जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से बेतहाशा तरीके से बढ़ रही हैं, इस पर काबू पाना होगा। हर कोई मान रहा है, काबू पाया नहीं जा पा रहा है, क्यों? देखिए, इस समय समीर, समस्या कहाँ है हम ये देखते हैं। समस्या 6.3% गोपाल जी ने जो हमें बताया, जो इन्फ्लेशन की, रिटेल इन्फ्लेशन की दर है, वो बिल्कुल सही बात है, और इस समय, और वो आरबीआई की रेंज में, ये भी सही बात है। पर वहाँ कहाँ गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ हो रही है कि इस समय लोगों की जो आय है, जो इनकम है, वो बहुत सिमट के रह गई है। 97% परिवार जो है समीर, इस समय उनकी मासिक आय गिर चुकी है रियल टर्म्स में। मतलब कुछ की वैसे नीचे आ गई है, कुछ की इन्फ्लेशन की वजह से नीचे आ गई है। तो वहां पर ये जो इन्फ्लेशन की दर है 6.3, ये ज्यादा चुभ रही है। अब मुख्य कारण, और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा बड़े कारण है, उसमें से एक कारण पेट्रोल और डीजल है, क्योंकि डीजल का
जो है कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। और कांग्रेस के भी जो हमारे भाई प्रवक्ता हैं वो भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम एक कहावत बोलते हैं पॉलिटिक्स में, हमाम में सब नंगे। मतलब आप जहां राज्य सरकार जिम्मेवार है वही केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि एक्साइज वो ले रहे हैं, वैट वो ले रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सरकार सारा टैक्स ले रही है। दोनों सरकारों को मिलके बैठ के इसको जीएसटी के अंतर्गत अगर समीर लाया जाए, हाँ। मैं समझता हूँ पेट्रोल और डीजल की कीमत 20 से 25 रुपए समीर। शरद कोहली साहब कहाँ हो पा रहा है ये? जब मैं बता रहा हूँ, जब न जाने सैकड़ों डिबेट्स हम कर चुके होंगे, न जाने कितनी बार ये बात कही गई कि पेट्रोल डीजल की बेतहाशा कीमतों पर अगर काबू पाना है तो इसे जीएसटी के अंतर्गत लाना है, लेकिन ये कहाँ हो पा रहा है? इसके लिए कहाँ तैयार है सरकार? देखिए, इसके लिए दोनों सरकारों को मिलकर जीएसटी काउंसिल में राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है। जब तक दोनों राज्य और केंद्र सरकार में जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं बार बार समीर, अगर वो जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देगा तो ये सहमति नहीं बनेगी, ये बात पक्की है। दूसरा, मैं समझता हूँ ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल गोपाल जी की बात से मैं सहमत हूँ। सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस थी, उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो एकदम पेंट अप डिमांड आती है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ती हैं। पर एक और बहुत बड़ा कारण जिसपे गोपाल जी की सरकार को ध्यान देना चाहिए और राज्य सरकारों को देना चाहिए, वो है जमाखोरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, जमाखोरी के इशू को एड्रेस करने की जरूरत है और पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इस पर मैं अंशुल अभिजीत जी और गोपाल कृष्ण जी दोनों की राय चाहूंगा, लेकिन जल्दी से मानव यादव का हम रुख कर लेते हैं। मानव, ये बताइए कि अब ये जो शतकधारी पेट्रोल है, इसी की राह पर तो डीजल भी निकल पड़ा है, डीजल की कीमतों में भी बेतहाशा तरीके से इजाफा हो रहा है। कहां तक जाएंगी ये कीमतें और आम लोग कह क्या रहे हैं, कितने परेशान हैं? समीर, देखिए, अभी हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं और कल 35 पैसे पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई थी। 100 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर अभी दाम है दिल्ली में। लेकिन कल जब हरदीप सिंह पुरी जो के देश को नए पेट्रोलियम मंत्री मिले हैं, जब उनसे ये सवाल हमने कल किया था तो उनका कहना था कि पहला दिन है, अधिकारियों से बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे पेट्रोल के दामों पर काबू पाया जाएगा। लेकिन लगातार जो यहाँ पर लोग पेट्रोल जो भरवाने आ रहे हैं, यूपी के नोएडा में पूर्णिमा, ये बताइए कि गृह लक्ष्मियों के बजट को कितना बिगाड़ा है इस बढ़ती महंगाई ने, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल डीजल सीएनजी नहीं, पीएनजी के दाम भी बढ़ गए, जो खाने वाला तेल है उसके दाम भी बढ़ गए। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल सीएनजी और सीधा सीधा इसका कनेक्शन समीर, अगर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से निकालेंगे तो ये मान के चलिए कि घर में पहुंचने वाली हर एक चीज महंगी हो रही है और इसका जाहिर बात है कि गृह लक्ष्मियों पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो महंगाई का असर कैसा होता है, किसी गरीब से पूछो, और यही हालत कुछ बनी हुई है। इसीलिए बिना समय गवाए गृहिणियों से मैं पूछ लेती हूँ, ये बताइए मैम कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में घर का बजट आप लोगों का कितना बिगड़ चुका है? क्या खाने पीने के 5 आइटम में 2 आइटम काटने पड़े हैं? बिल्कुल, अगर हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें, जैसे हमारे घर में दालें हैं, या अगर हम बात करें ऑयल की या सब्जी की बात करें, तो डेली चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हम पिछले महीने हमारा राशन आ जाता था पहले 3,500-3 हज़ार रुपये में, लेकिन वही राशन अब हमको 5,000 रुपये तक जाके पड़ रहा है। अगर हम सब्जी की भी बात करें, सारी सब्जियों के रेट्स हाई हो गए हैं, ऑयल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं, हमारी गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल, हम कहीं भी जाने से पहले सोचना पड़ता है कि 111 रुपये 110 रुपये बढ़ता जा रहा है, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम बाहर निकलें कि एक दिन एक चीज़ को जाने से पहले स्किप करें, तो हमारे बजट को बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है। कभी सोचा था कि तेल से लेके आटा, दाल, चावल सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा और उसको पकाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है वो गैस भी महंगी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पहले हम सेविंग कर लेते थे वहाँ तो अब तो बिल्कुल जीरो सेविंग हो गई है। बिल्कुल बजट जो है ऊपर नीचे हो गया है, कुछ भी नहीं सेव कर पाते। वही है सेम जो मैडम ने बोला कि पहले हम इतनी चीज़ें महंगी हो गई, डबल रेट हो गया है, तो सोचना पड़ता है कि क्या हम मंगाएं क्या नहीं मंगाएं, हर चीज़ सोच के मंगानी पड़ती है। इनफैक्ट कभी कभी जो चीज़ हम इजीली ले लेते थे वो भी आज सोचना पड़ता है कि लें कि नहीं लें, अब उसमें भी ब्रेक लगाना पड़ता है। मैम, ये बताइए कि आप तो बजट लंबे समय से घर का मैनेज कर रही होंगी, कभी आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि पहले जो कम में सामान आ जाता था आज उसके लिए जेब थोड़ा खंगाल के देखनी पड़ती है कि पैसे हैं पूरे या कम? बिल्कुल, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके अब आज तक में 10 टाइम्स का फर्क आ गया है और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है सब कुछ।
बजट तो बहुत गड़बड़ा गया है। तो कैसे मैनेज आप लोग कर रहे हैं? क्या फल खरीदने जाते हैं तो वो इतना महंगा है, तो सोचते हैं कि जहां 2 फल 3 फल खरीद लेते थे एक बार में, अब एक में काम चलाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ कि अगर आज हम बच्चों को सेब खिलाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि 200 रुपए किलो सेब है, तो ये सोचना पड़ता है कि अगर कोई सस्ता फ्रूट है तो हम वो ले ले बच्चों के लिए, क्योंकि 200 रुपए में अगर देखें तो आम है तो आम लेना प्रेफर करेंगे कि अब 200 रुपए, अगर क्योंकि खर्चे इतने ना, और इस कोरोना महामारी में आप सोचिए कितने लोग तो बेरोजगार हो गए और तनख्वाहों में भी कटौती हुई थी, तो हम कैसे मैनेज करें ना उस चीज को कि यहाँ तो सरसों के तेल। ठीक है पूर्णिमा, मैं आता हूँ आपके पास। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। राजीव जी, क्या कहती है आपकी समझ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वैश्विक बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम जो है वो भी बढ़ रहा है और इससे मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर इसी तरह से बेतहाशा बढ़ती रहीं और हम उस पर काबू नहीं पा पाए तो अंजाम क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से यह बात चिंता की है, क्योंकि इस समय कच्चे तेल की कीमतें लगभग $75 के आसपास घूम रही हैं। कई जानकारी आशंकाएं जता रहे हैं कि शायद कहीं $85 की तरफ न चले जाए, कहीं $100 की तरफ न चली जाए। तो ये एक निश्चित रूप से सरकार के लिए और सारे देश के लिए एक चिंता का विषय तो निश्चित रूप से है, क्योंकि इसमें हमारे पास करने के लिए ज्यादा कुछ होता भी नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज है जिसमें आप 85% से ज्यादा आयात पर निर्भर हैं और उसमें आप मतलब इसमें कोई इलास्टिसिटी भी नहीं है मांग में कि आप इसकी मांग को किसी तरह से कम कर लें। ऐसा नहीं है कि मुझे ये समझाइए ना, क्योंकि कई बार जो आम दर्शक हैं वो ये सवाल उनके जहन में आता है कि भाई जब चुनाव आने वाले होते हैं तब तो सरकार काबू पा लेती है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, तब तो ये दलीलें नहीं दी जाती, लेकिन जब चुनाव नहीं होते हैं तो बेतहाशा तरीके से कीमतें बढ़ती हैं। फिर ऐसा क्यों? देखिए, वो राजनीति जो है वो आप भी समझते हैं, दर्शक भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, और इनका बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। ये कुछ हद तक अब राजनेताओं को भी समझना पड़ेगा। लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो उसमें आपको ये जरूर समझना पड़ेगा, जैसे अभी कोहली साहब ने कहा था कि जो पेट्रोल डीजल पर कीमतों का एक बड़ा हिस्सा है, खुदरा कीमतों का, उसमें लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो टैक्स का है। और टैक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकारों से भी सवाल करने पड़ेंगे। दिल्ली का ही उदाहरण लेता हूँ। दिल्ली में इस समय लगभग 33 रुपए 32 रुपए 90 पैसे केंद्र सरकार एक्साइज लेती है, और अगर आप राज्य सरकार का वैट देखें तो वो लगभग 23 रुपए है। लेकिन केंद्र सरकार जो 33 रुपए ले रही है उसमें 5 रुपए से ज्यादा वो वापस दिल्ली सरकार को देती है, क्योंकि एक्साइज में शेयरिंग होती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो केंद्र को जो पैसा मिला वो 33 से घट के 28 पे आ गया, और राज्य को जो वैट से 23 मिला और केंद्र के हिस्से से 5 रुपए और मिला, 28 मिला। दोनों 28 रुपए कमा रहे हैं टैक्स पर। लेकिन हमारा सारा सवाल जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार से होता है, राज्य सरकारों को हम कटघरे में खड़ा नहीं करते। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और अंशुल जी, अब आप दोनों जरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि एक्साइज ड्यूटी भी दे, वैट भी दे, आम जनता पर कितनी मार पड़ेगी? और जब बार बार ये सोल्यूशन दिया जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि जीएसटी के दायरे में ले आइए अगर बेतहाशा कीमतों पर काबू पाना है, तो ये मुमकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? केंद्र और राज्य एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं इसको लेकर? गोपाल जी पहले आप, उसके बाद अंशुल जी। देखिए समीर जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और जितनी जल्दी आपके द्वारा जनता का को इसका स्पष्टीकरण हो उतना अच्छा है। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इसमें जो 58 के करीब जो रुपए का जो एक्साइज और सेंटर का और स्टेट का टैक्सेस है, उसमें से लगभग जो है 33% सेंटर का है और बाकी जो है लगभग 30 रुपया जो है वो सेंटर का है और लगभग 28 रुपए के करीब स्टेट का टैक्सेस है। स्टेट को उसका सीधा मिल जाता है। सेंटर का जो टैक्स है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है सेस और एक डायरेक्ट टैक्स। तो उसमें जो सेस के अलावा जो सेंटर एक्साइज लेता है पेट्रोल डीजल पे, उसमें भी 42% स्टेट्स को दे देता है। तो स्टेट्स को सीधा भी पेट्रोल डीजल से पैसा मिल रहा है 28 रुपए के करीब, और सेंटर का जो कंपोनेंट है उसमें सेस के अलावा जो कंपोनेंट है उसका भी 42% स्टेट को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग स्टेट्स को कह रहे हैं कि आप अपना वैट कम करिए,
क्योंकि सेंटर के पास जो टैक्स कलेक्शन है इस कोविड के कारण, अब ये सारी बातें जब चुनाव में पार्टियां जाती हैं तो बताती नहीं ना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है और इसीलिए उम्मीदें सरकार से बहुत बढ़ जाती हैं। अंशुल जी जरा बताइए मुझे कि ये क्यों नहीं संभव हो पा रहा है? राज्य क्या इस बात पर एकमत है? मुझे तो लगता है वहां पर भी जबरदस्त कंफ्यूजन है और वहां पर भी इस बात को लेकर एक्सेप्टेंस अभी तक नजर नहीं आ रही कि जीएसटी के दायरे में लाएं पेट्रोल डीजल की कीमतों को। नहीं, कांग्रेस की बात ये बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कांग्रेस हमेशा कि जीएसटी के दायरे में ये बिल्कुल लाना चाहिए, उससे कीमतें कम होंगी। लेकिन ये जो आप बार बार वैट की बात सभी लोग कर रहे हैं, भाई कोई एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना राज्यों को। अगर आपने पैसा दे दिया, आप जानते हैं कि यहाँ पर 75% जो खर्चा होता है वो राज्य सरकार होती है और इस संक्रमण के काल में, संकट के काल में पैसा है कहाँ? जीएसटी। ठीक है, 1 मिनट में आता हूं आपके पास। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए अहम मीटिंग शुरू हो गई है क्योंकि कोरोना की तीसरी वेव का खतरा मुंह बाए हमारे सामने खड़ा है और सरकार इसको लेकर पूरी तरह से मुकम्मल तैयारियां कर लेनी चाहती है। 21,100 करोड़ से ज्यादा का पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और खास तौर पर हमने देखा सेकेंड वेव के दौरान जिस तरह से ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी, किल्लत महसूस हुई, अब ऐसा ना हो। तीसरी वेव के कहर के दौरान अगर खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो इसको लेकर सरकार की तैयारियां क्या हैं, इसका जायजा ले रहे हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त उसी अहम मीटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। ऑक्सीजन की उपलब्धता पर टॉप ऑफिसर्स के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंथन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो न सिर्फ 21,100 करोड़ का पैकेज फंड्स मुहैया कराने की बात की गई है, बल्कि यह भी कहा गया है कि 9 महीने के अंदर अंदर इन फंड्स को इस्तेमाल में लाया जाए, इनका यूज किया जाए और अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। चाहे वो पीडियाट्रिक वार्ड्स बनाने की बात हो, आईसीयू बेड्स बढ़ाने की बात हो, नॉर्मल बेड्स बढ़ाने की बात हो या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात हो, हर व्यवस्था को कैसे दुरुस्त रखा जाए तीसरी वेव के दौरान, इसको लेकर माथापच्ची कर रही है सरकार। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बड़े ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग इसे लेकर कर रहे हैं। और लौटते हैं एक बार फिर बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर गृहिणियां जो हैं वो क्या सोचती हैं। एक बार फिर आपको यूपी के नोएडा लिए चलेंगे। पूर्णिमा, जो आपके साथ महिलाएं हैं उनकी राय क्या है? क्योंकि इससे तो हर कोई वाकिफ है कि बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर राजनीति तो जमकर होती है, फिर उसके बाद सरकार जब बनती है और सत्ता में वही पार्टी आती है तो फिर सवालों के जवाब वही मिलते हैं जो पुरानी पार्टियां देती थी। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये सवाल जरूर पूछूंगी समीर। और अभी जो डिस्कशन चल रहा था वो इसी बात पे चल रहा था कि पहले जब घर में कुछ नहीं होता था तो सोचते थे घर वाले कि चलिए आलू पका के खा लेते हैं, लेकिन अब तो आलू के दाम इतने ज़्यादा हैं कि उसमें भी सोचना पड़ता है। मैम ये बताइए कि वादे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कहा जाता है दाम कम कर देंगे, महंगाई कम हो जाएगी, सरकार आ जाती है तो ढाक के 3 पात, यानी कि जो कभी जब विपक्ष में थे जो बात करते थे, आज सत्ता में रह के वो उन्हीं सवालों से बचते हैं। सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ी आपको राहत दें? नहीं, देखिए पेंडेमिक का टाइम है, प्रॉब्लम सबको है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं और या जॉब सैलरी भी कट हुई है, लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट को भी हम पूरा वो नहीं करते। महंगाई आज नहीं बढ़ी है, हर साल बढ़ती है। ठीक है, आज पेंडेमिक का टाइम है तो हम सब लोगों को भी और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें नॉर्मल होंगी और देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन आप मैम मुझे बताइए कि आपको सरकार से कुछ उम्मीदें जो जिस पर वो काम करें ताकि थोड़ी राहत मिल पाए? बिल्कुल, मुझे ये उम्मीद है क्योंकि अभी पेंडेमिक के चलते बहुत सारे लोगों का जॉब लॉसेस हुआ है और जिनकी सैलरीज आ भी रही हैं वो भी कुछ परसेंटेज तक कट कर आ रही है, जिसके कारण ऑलरेडी हमारे घर में जो इनफ्लो था मनी का वो कम हो चुका है। और उसी पर सेकेंड हैंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, रेट्स बढ़ गए हैं, तो अल्टीमेटली जो जितना प्रेशर आ रहा है वो सब आम आदमी के ऊपर आ रहा है। एक तरफ तो वो पेंडेमिक के लिए झेल रहा है, पेंडेमिक झेल रहा है जिसमें जॉब लॉसेज हुई हैं और घर में कई लोगों के बीमारी के ऊपर इतना पैसा लग चुका है, उसका जवाब तो सरकार कभी भी नहीं देती है। अच्छा, अगर हल्के अंदाज में ये पूछूं मैं आपसे कि अब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है,
घर में लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली पूरी रहती है, तो दिन भर फरमाइशें भी बहुत होती होंगी। तो क्या कभी ऐसा होता है कि देखना पड़े खोल के कि सारा सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, या फिर मंथ मिड में मंगवाना पड़ेगा? बिल्कुल मंगवाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे घर से पढ़ रहे हैं। अब आप बच्चों को कभी कुछ दे दो कभी कुछ दे दो, चलता ही रहता है पूरे दिन, तो वो हमें वो भी देना पड़ता है। और साथ में स्कूल्स के, आप सोचिए स्कूल वाले फीस तो नहीं कम कर रहे, जो है हमें 100% देनी पड़ रही है। उसके लिए हमें बच्चों का, हम बिजली का बिल भी बढ़ा रहे हैं, अपना इंटरनेट कनेक्शन भी लिया हुआ, उसका खर्चा भी बढ़ रहा है। प्लस हमें, आप ये सोचिए ना, बच्चों के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप जो हमें खरीदने पड़े ना, वो भी तो हमें वहन करना पड़ रहा है ना, तो उसका कौन वो करे? अच्छा, जल्दी से बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ड्राइव करते हैं या गाड़ी चलाते हैं? ठीक है, आप चलाती है, तो ये बताइए, पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ रहा है या डीजल के दाम, सीएनजी के दाम, तो उसमें भी निकलने से पहले सोचना पड़ता है? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जब हम लोग पहले आउटिंग के लिए जाते थे सैटरडे संडे, तो हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग एक ही बार जाएं कि एवरी सैटरडे संडे चले जाएं, बिकॉज ऑफ पेट्रोल। अभी पेट्रोल के लिए हमें सोचना पड़ता है कि चलो पास से ही होकर आ जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल लगेगा। ठीक है, तो आम आदमी सरकार से का बजट जो है वो बिगाड़ रही है महंगाई पूर्णिमा, और महिलाओं से बात करके भी यही अंदाजा लगता है कि आज की तारीख में घर संभालना कितना मुश्किल हो रहा है। शरद कोहली साहब, अब सरकार ये कहती है कि पिछले महीने सरकार की तरफ से जो छोटे कारोबार हैं उनके लिए बैंक लोन गारंटी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इन सबसे ग्रोथ बढ़ेगी और हालात थोड़े बेहतर होंगे, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। क्या ऐसी कोई उम्मीद है? देखिए समीर, आपने जो प्रश्न पूछा उसी में एक शब्द में, उसका एक शब्द में उत्तर है। क्या? आपने कहा थोड़े बेहतर होंगे। यह बिल्कुल वाकई में बहुत थोड़ा सुधार उससे हो सकता है, क्योंकि लोन देने से आप लिक्विडिटी सुधार देते हैं। एक सर्वाइवल का तरीका है कि किसी तरह आप समुद्र में डूब रहे हैं, ऊपर तैरते रहे, पर आप कहें कि आप किनारे पे आ जाएं, वो इससे नहीं हो सकता है। देखिए, अभी जो गृहिणियों से आप बात कर रहे थे ना समीर जी, हमने ये सारे फैमिलीज का 20,000 से 60,000 तक जो कमाते थे, हमने उनका सर्वे किया। 25% तक उनके खर्चे का बजट बिगड़ चुका है। मतलब जो आदमी 20,000 कमाता था, 15,000 खर्च करता था, अब वो 18,750 खर्च कर रहा है, पेट्रोल डीजल की वजह से और उसके कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से। दूसरा, मैं गोपाल जी को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अर्थशास्त्री हूँ। रिग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है, जिसमें एक रोल्स रॉयस से उतर के आदमी पेट्रोल भरवाता है और एक मोटरसाइकिल पे जो बेचारा दिहाड़ी 500-600 कमाता है वो भी पेट्रोल भरवाता है, दोनों एक ही भाव देते हैं। मैं समझता हूं कि इसका एक और हल ये है कि सरकार को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। जो देश के अमीर हैं, जिनकी अमीरों में गिनती की जाती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई द्वेष भावना से नहीं कह रहा हूं, पर जो आदमी, क्योंकि अमीर बहुत सारे ऐसे हैं समीर जो इस आपातकाल में और अमीर बने हैं, मैं समझता हूं वो उनकी देने की काबिलियत है, उनसे टैक्स वसूलना चाहिए। सरकार को टैक्स का ऐसा फॉर्मूला निकाला जा सकता है जिससे कि जिन लोगों के पास बहुत संपत्ति है, जिन लोगों के पास बहुत एसेट्स हैं, उन लोगों से कर वसूल के अपनी कर की, ये बात सच है कि बिना कर के आप वेलफेयर स्कीम्स, आप देश की उन्नति नहीं कर सकते। और एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि सरकार में हमें घोटाले सुनने में नहीं आते जो हमें पहले आते थे, तो ये तारीफ की बात है कि पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, परंतु इस पैसे की वसूली, इस राजस्व की वसूली आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के माध्यम से करें, बजाय ठीक है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के तौर पर आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं। गोपाल जी, इस पर आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक बयान हम सुनाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। पेट्रोल डीजल के दामों का बड़ा साइड इफेक्ट हुआ है। रोजमर्रा की जरूरतों के कई सामान महंगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से बाकी सामानों पर भी असर पड़ा है और बेतहाशा बढ़ते दामों पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं, क्योंकि नया उन्होंने मंत्रालय संभाला है। हम सब ये जानते हैं कि पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास ये मंत्रालय था, अब उनका मंत्रालय बदला गया है, हरदीप सिंह पुरी को जिम्मेदारी दी गई है। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, कितना वक्त और? देखिए, जो शरद कोहली जी ने कहा या अभी हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि समय चाहिए किसी भी चीज के लिए काम करने के लिए, सरकार काम कर रही है। जब भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, चाहे प्रोग्रेसिव टैक्सेस की बात हो, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो जीएसटी का टैक्स जो था पहले 28 से 30% था, अब
मैक्सिमम टैक्स जो है जीएसटी के अंतर्गत ज़्यादातर सामान में 6 आइटम्स को छोड़ के 18% है। तो जो ये रिग्रेसिव टैक्सेस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, उसको सरकार ने धीरे धीरे कम किया और आज के समय में बहुत कम कर दिया गया है। लेकिन प्रदेश सरकारों को फिर भी केंद्र सरकार को उनका पूरा पुराना टैक्सेशन है वह कंपेंसेशन के रूप में देना पड़ रहा है वैल्यू, और उसके अलावा 14% इंक्रीमेंट हर साल का देना पड़ रहा है। तो इस सारी समस्या में अभी ये जो अंशुल जी कह रहे थे कि प्रदेश सरकारों को 75% खर्च करना पड़ता है, वो बिल्कुल गलत है। उल्टा है, केंद्र सरकार उन्हें सारा पैसा देती है, सारा स्कीम देती है, सेंटर के टैक्स में से 42% फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हिस्सा देती है। हाँ, प्रदेश सरकारें उन पैसों को खर्च करती है, लेकिन पैसा केंद्र सरकार से उन्हें प्राप्त होता है। गोपाल जी, मुझे ऐसा बार बार लग रहा है, आप बार बार राज्य सरकार ऐसे कह रहे हैं मानो राज्यों में आपकी सरकार ही ना हो। हर जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि राज्यों में भी ज्यादा आप ही की सरकारें हैं। नहीं, बिल्कुल। तो बात यह है कि केंद्र सरकार के पास बहुत कम स्कोप है। ठीक है, स्कोप कम है अंशुल जी, स्कोप कम है, राज्यों से क्या उम्मीद करें फिर? देखिए, हरदीप पुरी जी और जो मैंने माननीय प्रवक्ता जी की बात सुनी, उनको और वक्त चाहिए भाई। 23% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं, और कितना वक्त चाहिए? आपकी जो जीडीपी पर कैपिटा वो 1 लाख से कम आ गई है, और कितना वक्त चाहिए? ये जो बयान है, ये सरकार का जो अनाड़ीपन है, उनका कच्चापन है, उनका जो नौसिखियापन है, उनकी लापरवाही, उनकी अक्षमता और योग्यता। आपकी सुर्खियों में आपने बताया था कि प्रधानमंत्री जी और जो मंत्री बने उनको ये कह रहे हैं कि भाई आपका काम चमकना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को कौन बताएगा कि आपका काम सबसे पहले चमकना चाहिए? क्योंकि जितने भी अहम फैसले लिए हैं वो तो पीएम लेता है, ये तो बात साफ है ना। अब नोटबंदी की बात करिए, या जो हमने जो लड़ाई लड़ी है, जो जंग लड़ा है, लड़ते लड़ते हार भी गए हैं ना कि ये कोरोना से, तो सारे जितने भी फैसले थे कि आपकी वैक्सीन नहीं ऑर्डर की गई, डिफरेंशियल प्राइसिंग है, वो क्या वो स्वास्थ्य मंत्री ने ली थी? वो तो प्रधानमंत्री ने ली थी ना। तो प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे? एक्साइज ड्यूटी कब कम करेंगे? मैं कह रहा था कि राज्य सरकार के पास बहुत ज्यादा खर्चे हैं, उनके कर कम हैं, उनकी आय कम है, उनके इस बार संक्रमण के वक्त वहां पर जीडीपी जो कलेक्शंस हैं, जीएसटी माफ करिएगा, जो कलेक्शंस है वो एस्टिमेटेड कलेक्शन से बहुत कम है। और ये कब करेंगे? आप बयान दे रहे हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान की ये दलील थी कि भाई ये कल्याणकारी कार्यक्रम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब गरीबों से आप पैसा ले रहे हैं, उसी को तोहफे में कन्वर्ट करके वापस कह रहे हैं कि नहीं आप ही के लिए है। पहले तो आप पैसा गरीबों से ले रहे हैं। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। राजीव रंजन जी, अब क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, अब ये बताइए कि बार बार कहा तो यही जा रहा है कि कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, आने वाले वक्त में आपको इसका असर नजर आएगा। ये आने वाला वक्त आएगा कब, क्या आकलन है आपका? देखिए, ये गोपाल जी और अंशुल अभिजीत जी, ये दोनों एक दूसरे पर टोपी पहनाते रहेंगे। हकीकत ये है कि दोनों में से किसी के पास फिलहाल इसका समाधान नहीं है, क्योंकि जीएसटी की भी चर्चा हुई। आप दोनों में से किसी से पूछ लीजिए कि क्या वो अगली जीएसटी परिषद की बैठक में इस बात का प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं कि हाँ पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाया जाए। दोनों ही बोलेंगे दूसरा तैयार नहीं है। हाँ, गोपाल जी बोलेंगे अंशुल अभिजीत तैयार नहीं है, अंशुल अभिजीत बोलेंगे गोपाल जी तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि दोनों ही तैयार नहीं है। और उसका कारण जो है वो आपको समझना पड़ेगा। कई दशकों से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन इतना बड़ा लगा करके उस पर सरकारें चलती आई हैं। ये सारी आपकी इकोनॉमी की निर्भरता जो है इसी एक बड़े टैक्स पर निर्भर है। कोई भी सरकार इतनी जल्दी में और ऐसे संकट के समय में इस टैक्सेशन को कम नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ से आपकी वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं, तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है और इसका समाधान इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही वजह है कि इस इंपॉर्टेंट इशू पर, इस गंभीर इशू पर डिबेट बहुत जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर महंगाई ने बजट बिगाड़ा हुआ है और ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पर फौरन सरकारों को ध्यान देना होगा। राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएं और केंद्र सरकार अपनी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।